जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। स्थापत्य वेद के इस 7वें पाठ में आप सभी का स्वागत है। आज के पाठ में, आज की इकाई में अपन वास्तु का जो क्षेत्र है, उसका जो स्कोप है, उसको देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले हम स्थापत्य वेद की परिभाषा उसको देख चुके हैं। ये जो वास्तु है, इसका जो क्षेत्र है, इसका जो स्कोप है, वो अणुरणियान महतो महियान, छोटे से छोटे एटम से लेके सारा जो ब्रह्मांड है वो इसके स्कोप में आता है, क्षेत्र में आता है। और इसको अपन कुछ विशेष प्रकार से देख सकते हैं। जैसे वेद विज्ञान के जो 40 क्षेत्र महर्षि जी ने बताए हैं, उसके आधार पर देख सकते हैं वास्तु का स्कोप। अपन रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम, ये जब आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं तो उनके सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है वो रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम है, कि हमारा जो पौराणिक ज्ञान है, पहले के समय का जो ज्ञान है, वो कितना एडवांस्ड था, इसको देखते हैं। इसके माध्यम से वास्तु का स्कोप समझते हैं। किसी भी ग्रंथ की, वास्तु के जो ग्रंथ हैं, चाहे मानसार हो, चाहे महमत हो, चाहे मनुष्यालय चंद्रिका हो, चाहे सम्रांगण सूत्रधार हो, कोई भी वास्तु का आप ग्रंथ लेंगे और उसको जब उसकी विषय वस्तु देखेंगे, उसका कंटेंट देखेंगे, तो ये ज्ञात होगा कि ये विषय कितना व्यापक है। सृष्टि की उत्पत्ति से वास्तु के ग्रंथ का आरंभ होता है कि ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, फिर कैसे कैसे उस पर द्वीप हैं इत्यादि। तो अपन किसी ग्रंथ की विषय वस्तु के आधार पर देख सकते हैं। और विशेष रूप से सम्रांगण सूत्रधार का जो 3rd चैप्टर है, पहला है महासमागमन, दूसरा है विश्वकर्मा पुत्र संवाद, और तीसरे अध्याय में विश्वकर्मा जी के जो पुत्र हैं वो विश्वकर्मा जी से प्रश्न करते हैं, 300 प्रश्न करते हैं। वही पूरा वास्तु का स्कोप है। उसी में पहला प्रश्न है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। वास्तु पुरुष की भी जो उत्पत्ति हुई है, उस समय कहा है स्वाप्यमानम शरीरेणम सकलम भुवनम ततः, उसने सभी भुवन को, सभी लोक को आच्छादित कर दिया। अर्थात उसका जो स्कोप है वो सारा का सारा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है। अब यहां अपन संक्षेप में ये वेद विज्ञान के 40 क्षेत्र, 2 4 5 के नाम पढ़ेंगे, उसके माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। ये सब क्षेत्र जो होते हैं, ये प्रकृति के नियम है। दीज आर द लॉज ऑफ नेचर। और वास्तु में अपन क्या करते हैं, प्रकृति के अनुरूप ही निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, वही वास्तु है। प्रकृति के नियमों के अनुरूप कंस्ट्रक्शन करना, यही वास्तु है। और ये प्रकृति के नियम क्या हैं? ये वेद है। वेद क्या है? प्रकृति के नियम है, वाइब्रेशन ऑफ नेचर है, चेतना के स्पंदन है। ये जो कॉन्शियसनेस अपनी है, वो जो घनीभूत हुई, उसी ने वेद का रूप लिया। अभी देखेंगे रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम में, वेद के बारे में थोड़ा सा परिचय भी प्राप्त करेंगे। तो ये जो वेद विज्ञान के 40 क्षेत्र हैं, जिसमें 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष वेद के जो अंग हैं, वेदांग जिसको कहते हैं, फिर 6 दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्म, मीमांसा, वेदांत। ये सारा अपन रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। फिर आयुर्वेद है, उपवेद है, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, काश्यप संहिता, भेल संहिता, हरित संहिता, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव निदान, सारंगधर और भाव प्रकाश, ये आयुर्वेद के ग्रंथ हैं।
फिर उपनिषद है, आरण्यक है, ब्राह्मण है, स्मृति है, इतिहास है, पुराण है और प्रातिशाख्य ग्रंथ। तो बहुत ही सफल वास्तुविद जब बनना चाहता हो कोई व्यक्ति, तो उसको ये वेद विज्ञान के 40 क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए। महर्षि महेश योगी जी जो हुए हैं, उन्होंने जो अपने अध्ययन अध्यापन की पद्धति विकसित की, तो वहां संस्थान में ये पूरे 40 क्षेत्र का अध्ययन कराया जाता है। जो महर्षि महेश योगी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें ये पूरे वेद, वेदांग, उपांग सबका अध्ययन कराया जाता है। तो उससे क्या होता है, एक इसका जो वास्तु का स्कोप है वो डेवलप होता है। क्योंकि देवताओं की प्रॉपर्टीज को अनफोल्ड करना होगा, तो वेद में किस देवता से क्या प्रार्थना की गई है उसको जानना आवश्यक है। संस्कृत को जब देखोगे, अक्षर को जब देखोगे, अगले उसमें देखने वाले हैं स्लाइड में, तो कैसे कैसे वो कॉन्सोनेंट्स हैं, वॉवेल्स हैं, कितना वैज्ञानिक तरीके से वो बने हैं। हर अक्षर का अपना एक प्रतिमा विज्ञान है और वास्तु सुधार में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे 40 क्षेत्रों का जब ज्ञान होता है, तो व्यक्ति जो है वो अपने विषय में, चाहे 40 क्षेत्र में जो भी विषय मुख्य रूप से वो लेगा, उसमें वो निष्णात होता है, उसमें उसको महारत हासिल होती है। कब? जब पूरे वेद का, वेदांग का, उपांग का, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्षण, ज्योतिष आदि का ज्ञान होता है, तो वो अपने विषय में एक्सपर्ट होता है। वो न केवल वास्तु दोषों को दूर करने में सहायक होता है, परंतु वास्तु के अनुसार प्लानिंग भी वो कर पाता है। क्योंकि वास्तु यानी कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों के अनुरूप निर्माण करना, यही वास्तु है, यही वास्तु। तो इसको धीरे धीरे अपन बीच बीच में देखते रहेंगे। अभी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम। थोड़ा सा स्पर्श करेंगे विषय को, बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे। सबसे प्राचीन जो माना गया है वो वेद को माना गया है। वेद यानी ज्ञान, वेद यानी जानना। ऋषियों ने, वेद में क्या है, ऋषि, देवता, छंद। ऋषि यानी सीयर, दृष्टा, SEER, सीयर, दृष्टा, साक्षी, चैतन्य। तो जब वेदों को स्टडी करेंगे, उसमें अध्याय यानी मंडल हैं, उसमें सूक्त यानी मंत्र हैं, श्लोक हैं। तो जब भी कोई मंडल में सूक्त को स्टडी करेंगे, तो उसमें ऋषि है, देवता है, छंद है। वेद क्या है? वेद चेतना के स्पंदन है। ऋषियों ने ध्यान की अवस्था में वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया। वो मंत्र लिखे नहीं। वेद क्या है? अपौरुषेय है। उनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की। ऋषियों ने ध्यान की जो अवस्था थी, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, वो जो परा की चेतना, वो जो परम व्योम की चेतना, उसमें जब ऋषि पहुंचे तो उन्होंने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया। ये प्रत्येक वेद में आपको ऋषि, देवता, छंद मिलेगा। तो ये जो वेद है ये अपौरुषेय है। सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, फिर सृष्टि हुई। वेदों का ज्ञान होने से, ऐसा कहते हैं, 12 वर्ष तक जब संस्कृत आदि अदर ब्रांचेस में स्टडी हो जाती है, व्याकरण आदि में, तब वेद पढ़ने की पात्रता आती। तो फिर वेद को सरल करके उपवेद बने, पुराण बने, इतिहास ग्रंथ बने। जो बात वेद में बताई है उसी को कहानी के माध्यम से पुराणों में बताया है, इतिहास के ग्रंथों में बताया। रामायण और महाभारत जो है वो इतिहास के ग्रंथ कहलाते हैं। तो वेद का ज्ञान होने से ये जो 45 देवता वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित हैं,
वे किस प्रकार की ऊर्जा को अपने साथ में बियर करते हैं, रखते हैं, उसका ज्ञान होता है। तो वास्तु दोष फाइंड आउट करने में सुविधा होती है, रिमेडीज करने में सुविधा होती है। वेद के बाद कहा कि संस्कृत, संस्कृत यानी रिफाइंड, संस्कृत यानी संस्कारित। तो ये जो संस्कृत भाषा है ये कैसी है? ये रिफाइंड है। जब व्याकरण को देखते हैं, पाणिनि अष्टाध्यायी को देखते हैं, तो ये बिल्कुल गुथी हुई है। जो सूत्र हैं पाणिनि अष्टाध्यायी के 8 अध्याय के, उनमें ये गुथी हुई है, सूत्रों में गुथी हुई है। इसमें क्या है? उसमें स्वर है और व्यंजन है, मातृका विज्ञान कहते हैं। और आप देखोगे तो ये जो स्वर है, व्यंजन है, व्यंजन के जब स्थान देखोगे, उच्चारण का स्थान देखोगे, तो एक ही जगह से पूरा ग्रुप बना हुआ है। वही आगे चल के 8 शक्तियां ब्राह्मी, वैष्णवी आदि कहलाएंगी। उदाहरण के लिए देखो, क, ख, ग, घ एक ही जगह से प्रोनाउंस होता है। च, छ, ज, झ एक ही जगह से प्रोनाउंस होता है। ट, ठ, ड, ढ एक ही जगह से प्रोनाउंस होता है। त, थ, द, ध एक ही जगह से प्रोनाउंस होता है। सिमिलरली ओंठों को जब मिलाते हैं तो प, फ, ब, भ। तो ये जो व्याकरण या संस्कृत भाषा है, ये नियमों में बंधी हुई है। और इनका एक एक अक्षर का, अक्षर मतलब साउंड की वो वैल्यू जो डीके नहीं होती है, जिसका क्षरण ना हो, अक्षर। और एक एक अक्षर के माध्यम से वास्तु में रिमेडीज कर सकते हैं। इसका पूरा अपना प्रतिमा विज्ञान है। कभी उज्जैन जाना हो, महाकालेश्वर मंदिर जाना हो, तो पीछे हरसिद्धि देवी का मंदिर है। वहां अंदर से जब गुम्मद को देखते हैं, छत को देखते हैं, तो ये एक एक देवियां जो हैं, अ से लेके ह तक, उनकी पेंटिंग्स बनी हुई है, उनके मंत्र लिखे हुए हैं, उनके वाहन लिखे हुए हैं। अन्य जो ग्रंथ हैं उसमें अ से लेके ह तक जितने अक्षर हैं, सबकी जो देवियां हैं, उनके चित्र दिए हैं, उनके मंत्र दिए हैं, उनके वाहन दिए हैं, उनके आयुध दिए हैं। ये सब वास्तु में एज ए रेमेडीज यूज कर सकते हैं। एक एक अक्षर के अंदर जो शक्ति बैठी हुई है, घोरा और अघोरा, एक शब्द बोला, व्यक्ति प्रसन्न हो गया। एक शब्द मुंह से निकला और व्यक्ति क्रोधित हो गया, सामने वाला। तो शब्दों में जो शक्ति बैठी हुई है, घोरा अघोरा, वो नचाती है। प्रत्योद्भव, उससे प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। स्पंदकारिका ग्रंथ में इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर जो परम सत्य को जानना हो, अल्टीमेट ट्रुथ को फाइंड आउट करना हो, इसके लिए षड दर्शन, 6 दर्शन की व्यवस्था है। दर्शन यानी फिलोसॉफी, फिलोसॉफी यानी परम सत्य को जानने, उसके माध्यम बताए। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्म, मीमांसा और वेदांत, इनको षड दर्शन कहा है। चाहे सांख्य में जाओ, प्रकृति और पुरुष, सीयर और सीन, दृष्टा और दृश्य, उसके माध्यम से समझो। चाहे योग से समझो, चाहे वेदांत से समझो कि परम सत्य क्या है। जैसे कई बार अपन एग्जाम्पल देते हैं कि ये दिख क्या रहा है, तो ये कपड़ा दिख रहा है, कपड़ा, कुर्ता दिख रहा है, कुर्ता। कुर्ता क्या है? एक उपमा है, उपाधि है। किससे बना? कपड़े से बना। कपड़ा निकाल लो कुर्ते में से, तो कुर्ते जैसी कोई चीज नहीं है। कुर्ता तो एक आकृति है। कपड़े में से धागे निकाल लो तो कपड़ा जैसी कोई चीज नहीं है, वो धागे से बना हुआ है। तो सत्य क्या है? धागा। इसी तरह धागे में से जो एलिमेंट्स हैं उसको निकाल लो तो धागे जैसी कोई चीज नहीं है। एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लो तो एलिमेंट जैसी कोई चीज नहीं है। उसमें से पार्टिकल और वेव्स निकाल लो तो वो पार्टिकल वेव्स अल्टीमेट ट्रुथ। और पार्टिकल वेव्स क्या है? ऊर्जा। तो विज्ञान की दृष्टि से, आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से सत्य क्या है? ऊर्जा है।
एनर्जी है। उसी को वेदांत में ब्रह्म तत्व कहा। तत्व तो नहीं कहेंगे, ब्रह्म कहा। जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जिसमें से सारा यूनिवर्स क्रिएट होता है, उसी में रहता है और उसी में डिसॉल्व हो जाता है, उसी में लय हो जाता है, उसी में प्रलय हो जाती है। वो जो अल्टीमेट ट्रुथ है, उसको विज्ञान ऊर्जा कहता है, वेदांत उसको ब्रह्म कहता है। तो ये जो अल्टीमेट ट्रुथ को फाइंड आउट करने के मार्ग हैं, रास्ते हैं, उनको फिलॉसफी कहते हैं। तो न्याय एक फिलॉसफी है, वैशेषिक एक फिलॉसफी है, सांख्य एक फिलॉसफी। इसी प्रकार योग, वेदांत, कर्म, मीमांसा ये फिलॉसफीज है। इस समय वेदांत और योग का प्रचलन अधिक है। समय के अनुसार अभी इसके जानने वाले ज्यादा हैं। तो इतना उत्कृष्ट लिटरेचर कह लो, साहित्य कह लो, वो अपने पास उपलब्ध था, उपलब्ध है। हमें मालूम नहीं है, वो अलग बात है। अभी एजुकेशन सिस्टम में ये सब नहीं पढ़ाया जाता, ये अलग विषय है। प्राचीन परंपरा में सबसे पहले मैं कौन हूं, अहम, उसके बाद जगत के बारे में बताते हैं, इदम। अभी ये लिंक मिसिंग है। सारा जो दृश्य है वो दृष्टा से प्रभावित होता है। विज्ञान भी मानने लगा इस बात को। जगत बाहर नहीं है, जगत अपने अंदर है। जितना हमको मालूम है उतना ही बाहर दिखता है। ये पता है कि ये माइक्रोफोन है, तो ये माइक्रोफोन दिखता है। जितना भी जगत है वो अपने अंदर है। ये भारतीय दर्शन है। थोड़ा सा और लेके अभी इसको समाप्त करेंगे, फिर वास्तु को डिटेल में देखेंगे। इसी प्रकार नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का। वास्तु में एक्सपर्टीज प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आइकोनोग्राफी, प्रतिमा विज्ञान वास्तु का एक अभिन्न अंग है। चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो पोस्चर हो, चाहे वो भाव भंगिमा हो, उसका ज्ञान होना चाहिए। जैसा अंदर भाव होगा अपने अंदर, वैसा हमारी आकृति पोस्चर बनेगा। जैसे वो आम का वृक्ष होता है ना, अभी फल नहीं लगा उसमें आम का, तो भी हम देख के बता सकते हैं कि इसमें जो फल लगेगा, फ्रूट लगेगा, वो आम लगेगा। और जो एक्सपर्ट है वो ये भी बता सकता है कि इसमें तोतापुरी आम लगेगा, कलमी लगेगा, केसर लगेगा, हापूस लगेगा, कौन सा आम लगेगा। तो ऐसे ही जो व्यक्ति होता है उसको देखकर बता सकते हैं कि ये किन गुणों को अपने अंदर रखता है, इसकी हाइट्स क्या होगी, ये कितनी ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छुएगा। मन में क्या चल रहा है ये भी भाव, भंगिमा, मुद्रा, उससे पता लगता है। नाट्यशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। गणित तो बहुत एडवांस था ही सही, ज्योतिष एडवांस था ही सही। आज भी उसी गणित और ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर हम ये कह देते हैं कि इस दिन ये चंद्र ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड्स पे लगेगा और इतने बज के इतने मिनट सेकंड्स पे छूट जाएगा, और विश्व के इतने भाग में दिखाई देगा, इतने में नहीं दिखाई देगा। इतना एडवांस्ड मैथमेटिकल नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज अवेलेबल था और है, आज भी वही कैलकुलेशंस कर। ठीक इसी प्रकार वास्तु जो है उसका वर्णन भी हमें वेद में, उपवेद में, पुराण में, इतिहास के ग्रंथों में प्राप्त होता है। मटेरियल साइंस है, मेटलर्जी है। ऐसा स्तंभ आज भी है लोहे का कि जिसमें जंग नहीं लगता है। दिल्ली में मेहरौली के पास में वो लोह स्तंभ के नाम से ओपन एरिया में हजारों वर्ष से खड़ा हुआ है। लोहे का बना है, जंग नहीं लगता। आज वो टेक्नोलॉजी हम उसको डिकोड कर लें, अनफोल्ड कर लें, तो ये जो बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर्स है, इसमें जो आयरन खराब होने के कारण बिल्डिंग जो है वो खराब हो जाती है, उसकी भार वहन क्षमता कम हो जाती है, तो सब समाप्त हो जाए, तो प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है वो हल हो जाए। इसी प्रकार धार नगरी में वो एक आयरन का पिलर जिसको 3 भाग में काट दिया, अभी भी रखा हुआ है, वो भी ओपन एरिया में, उसको भी जंग नहीं लगता। तो इतनी उत्कृष्ट मेटलर्जी अपने पास अवेलेबल थी, अभी ज्ञान नहीं।
वास्तु के संबंध में आगामी पाठ में देखने का प्रयास करेंगे। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने वेद विज्ञान के 40 क्षेत्रों के नाम को देखा। रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम में वेद, संस्कृत, थोड़ा फिलोसॉफी, इसको समझने का, देखने का प्रयास किया। आगामी पाठ में इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम में आयुर्वेद का कितना उत्कृष्ट ज्ञान अपने पास अवेलेबल है, वास्तु का उत्कृष्ट ज्ञान अपने पास अवेलेबल है, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरु।